देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद तो दोस्तों चलिए सबसे पहले सबसे बड़े नाम को बताएंगे जहां पर देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे बड़े अप्रत्याशित पावर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों बताएंगे कैसे 142 संविधान का इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट जस्टिस यानी पूरी तरीके से न्याय दिलाते हुए कम से कम 10 लाख नए वोटर जोड़ने का रास्ता तैयार कर दिया है दोस्तों, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस काफी खुश नजर आ रहे हैं। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, और इससे कैसे बंगाल के चुनाव में कम से कम 10 लाख मतदाता वोट डाल पाएंगे। डिटेल में अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर महिला आरक्षण को लेकर चल रही बहस के बीच में प्रियंका गांधी ने कौन कौन सा मुद्दा उठाया है दोस्तों, और राहुल गांधी कब बहस में शामिल होंगे। डिटेल में अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। बताएंगे कौन से मामले पर रोक लगाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं दोस्तों, और अचानक से संसद में चर्चा के दौरान तड़ीपार शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है। बताएंगे निशिकांत दुबे को जमकर विपक्ष के नेता ने धोया है दोस्तों, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का संविधान की 142 पावर का इस्तेमाल करना साफ तौर पर यह संकेत देता है कि कभी कभार सुप्रीम कोर्ट बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलता है दोस्तों, न्याय करता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर 7 अप्रैल 2026 को अंतिम फाइनल लिस्ट जारी किया गया था, और ये चुनाव में इस्तेमाल होने वाला था। इस लिस्ट में कम से कम 27 लाख ऐसे लोग थे दोस्तों जिनका केस पश्चिम बंगाल में मौजूद जुडिशियल ऑफिसरों के पास था दोस्तों, यानी उनको तय करना था कि मतदाता यानी वोटर असली है या नकली है। कुल मिलाकर दोस्तों 7 अप्रैल को अगर 27 लाख लोगों के नाम को लेकर न्याय अधिकारी चर्चा ही कर रहे थे, तो इससे समझ में आ रहा था कि ये 27 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई थी और कहा गया था कि कोर्ट इस मामले को लेकर फैसला ले। ऐसा नहीं हो सकता कि 27 लाख लोग अब वोट ही ना डाल पाए पश्चिम बंगाल के अंदर, और कई सारे तो चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर कोई वोटर नहीं है तो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। तो 27 लाख लोगों के साथ में कम से कम अन्याय चल रहा था दोस्तों, और क्योंकि 7 तारीख को जो लिस्ट आई थी उसको फाइनल बता दिया गया था दोस्तों, इसे लेकर जोरदार तरीके का विवाद हुआ और मामला कोर्ट में पहुंचा। तो आखिरकार कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कई तरीके के गंभीर सवालों को सुना दोस्तों। लोगों ने पूछा कि क्या अगर किसी आम बंगाली को एडजुडिकेशन लिस्ट में रखा गया है, यानी उनके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं हो पाया है कि उनका नाम लिस्ट में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये क्या उस व्यक्ति की गलती है या फिर प्रशासन के लोगों की गलती है कि वो जांच पड़ताल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों न्याय अधिकारियों के काम करने के तरीके और नियम कानून की वजह से कई सारे लोगों का नाम लिस्ट से बाहर रखा गया, और 27 लाख की आबादी बहुत बड़ी आबादी होती है दोस्तों। और इन्हीं सारी बातों को सुनकर आखिरकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों। उन्होंने भारत के संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे पावरफुल पावर है, यानी अनुच्छेद 142 है दोस्तों, कंप्लीट जस्टिस करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने एकदम उसी का इस्तेमाल किया। और 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण न्याय के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए तमाम तरीके के आदेश, चाहे वो सरकारी हो या फिर न्यायिक हो, हर तरीके के आदेश को पूरी तरीके से पलटकर केवल एक फैसला सुनाया कि 23 तारीख को पहले चरण के लिए बंगाल में वोट डाले जाएंगे, और जिन 27 लाख लोगों का नाम 21 तारीख तक क्लियर हो जाता है, उनका नाम एडजुडिकेशन की लिस्ट से बाहर आ जाता है और उनको वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है, वे लोग अपना वोट डाल पाएंगे। यानी 7 तारीख को जो लिस्ट आई थी वो फाइनल नहीं है, अब जो 21 तारीख को लिस्ट आएगी वो फाइनल होगी दोस्तों। यानी 7 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में 14 दिनों के अंदर जिन जिन लोगों का नाम जोड़ा गया होगा वो सारे के सारे वोट कर पाएंगे। और अगर आप पिछले दिनों को देखें दोस्तों तो कम से कम 4 से 5 लाख वोट यहां जोड़े गए हैं, और 23 तारीख तक पहले चरण में 4 से 5 लाख नए वोटर वोट कर पाएंगे। और ऐसा ही जो 27 तारीख को दूसरे चरण का वोट होने वाला है उसमें भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी 29 तारीख को वोट डलने वाला है। तो 27 तारीख तक जिन लोगों के आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया है और जिन लोगों का नाम लिस्ट में ऐड कर दिया गया है वे लोग भी अपना वोट डाल पाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों चरणों का मिलाकर कम से कम 10 लाख वोटर के नाम सुनिश्चित कर दिए हैं दोस्तों, क्योंकि 10 लाख लोगों के नाम तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और 10 लाख लोग अगर और भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं, यानी पहले 27 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया था, अब केवल 17 लाख लोग बाहर होंगे, यानी फिर भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है दोस्तों। लेकिन 10 लाख लोग अगर और ज्यादा चुनाव की प्रक्रिया में आ जाते हैं तो ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रही है ताकि लोगों के नाम लिस्ट में जोड़े जाए। क्या कारण है कि बीजेपी के लोग SIR के इस मामले को लेकर चुप्पी साध कर बैठे? क्या भाजपा वालों को पता है कि किन लोगों के नाम काटे गए हैं जो बीजेपी के वोटर नहीं है, क्या उनके नाम काटे गए हैं? इसीलिए बीजेपी बैठी हुई है, एकदम चिल कर रही है दोस्तों। उनको इससे मतलब नहीं है कि बंगाल में कितने लोगों के नाम काट दिए गए, कौन वोट डाल पाएगा नहीं डाल पाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा कि क्यों तृणमूल कांग्रेस जमकर लड़ाई लड़ रही है और बीजेपी वाले शांति से घर में बैठे हुए हैं। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
महिला आरक्षण को लेकर संसद में चल रहे जोरदार तरीके के बहस और खासकर जो परिसीमन लाया जा रहा है महिला आरक्षण की आड़ में, इस मामले को लेकर पहले प्रियंका गांधी ने सदन के अंदर बयान दिया। दोस्तों अब राहुल गांधी महिला आरक्षण और परिसीमन के विधेयक पर आज बोलेंगे। राहुल गांधी के लिए बोलने की जानकारी पार्टी ने दी है दोस्तों, यानी राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठाएंगे। और प्रियंका गांधी ने बीते दिन कई सारे बड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को वोट देने के अधिकार आजादी के समय से पहले से मिल चुके हैं। जब अमेरिका जैसे देश के अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के विजन के कारण महिलाओं को हम लोगों ने वोट देने का अधिकार दिया। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग लेकर आए थे। 2023 में पारित विधेयक में लिखा हुआ था कि महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन करवाया जाएगा। प्रतिनिधित्व का सवाल जनगणना के सवाल से जुड़ा हुआ है, इसलिए जब तक जातीय जनगणना नहीं हो जाती सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में डटकर खड़ी हुई है और आगे भी खड़ी रहेगी। 2011 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाकर नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग का हक छीनना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं होने देगी। संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक पर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बोल रही थी। दोस्तों उनका वक्तव्य सामने आया है, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर असम के मामले को लेकर कांग्रेस के नेता पहुंच गए फिर से सुप्रीम कोर्ट। जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये की कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने अपनी गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोस्तों उन्होंने तेलंगाना हाईकोर्ट के ट्रांजिट रिमांड पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। दोस्तों यानी पहले तेलंगाना की कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को ट्रांजिट बेल दे दिया था और इसके बाद जब मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, असम के लोग पहुंचते हैं, असम की पुलिस पहुंचती है, तो ट्रांजिट बेल को हटा दिया जाता है। फिर पवन खेड़ा ने वापस से याचिका दाखिल की है और जो ट्रांजिट बेल को हटा दिया गया है उस पर रोक लगनी चाहिए, यानी ट्रांजिट बेल की मंजूरी मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से दी गई 1 हफ्ते की ट्रांजिट बेल पर रोक लगा दी थी और कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया था। इसी के मद्देनजर पवन खेड़ा ने शीर्ष अदालत से राहत की गुहार लगाई दोस्तों और अपने खिलाफ जारी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय कल उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था नोटिस। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों आज सुनवाई होने वाली है। साथ साथ अचानक से संसद भवन के अंदर तड़ीपार शब्द सुनाई देता है। दोस्तों दरअसल अपडेट यह है कि बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे एक बार फिर से होशियारी दिखाते हुए इस बार शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत से भिड़ जाते हैं और निशिकांत दुबे बोलते हैं कि विपक्ष के लोग महिला विरोधी हैं। इस पर अरविंद सावंत ने संसद के अंदर निशिकांत दुबे को जोरदार तरीके से जवाब देते हुए कहा कि कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के फेमिनिस्ट नेता है, यानी भारतीय जनता पार्टी के महिला समर्थक नेता है, यानी महिलाओं के हक की बातें कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण बीजेपी में करते हैं। इतना बोलते ही बीजेपी के नेता भड़क गए दोस्तों, यानी दिल पर लगी बात जब बता दी सच्चाई तो फिर निशिकांत दुबे खड़े होकर कहता है कि आदित्य ठाकरे क्या है जिसने एक हीरोइन को मारा, यानी आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी के नेता पर आरोप लगाया जाता है। दोस्तों इस पर अरविंद सावंत बोलते हैं कि मैं तड़ीपार का नाम लूं क्या, F-18 का नाम लूं क्या, मुंह मत खुलवाओ मेरा वरना पूरा कर दूंगा। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हैरानी देखने लायक थी दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि राफेल जैसा कुछ हो गया हो। यानी कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरीके से विपक्ष एग्रेसिव है दोस्तों, खासकर F-18 फाइल को लेकर इस पर बीजेपी बुरी तरीके से बैकफुट पर है, ये बात सबको पता है। और कहीं ना कहीं अरविंद सावंत ने बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे का मुंह चुकरा दिया। जो निशिकांत दुबे विपक्ष के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते भी नहीं थकते दोस्तों। यहाँ तक कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या फिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो, उनके पन्ने ले लेकर आ जाते हैं, इतिहास के तथाकथित पन्ने लाकर आरोप लगाते रहते हैं कि नेहरू जी ने वो किया ये किया। अब अरविंद सावंत से आमने सामने हो गया तो सावंत जी ने बता दिया कि कैसे F-18 पर अभी मुंह खोल दूंगा तो पूरी तरीके से हिल जाओगे। और तड़ीपार भी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया दोस्तों। सबको पता है तड़ीपार किसके लिए इस्तेमाल किया गया और F-18 फाइल का इस्तेमाल किसके लिए किया गया। डर तो बहुत है भाजपा वालों में, खासकर F-18 फाइल के नाम पर। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अभी हाल फिलहाल के अंदर जेपी ग्रुप पर बोली लगने के बाद वेदांता ग्रुप ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी दोस्तों, यानी सबसे ज्यादा पैसे देकर जेपी ग्रुप कंपनी को खरीदने की बात कही गई थी। लेकिन बाद में अडानी को जेपी ग्रुप दे दिया गया क्योंकि अडानी जल्दी सारा पैसा दे रहे थे, ऐसा दावा किया गया दोस्तों। जिस पर वेदांता ग्रुप के हेड अनिल अग्रवाल ने अपनी नाराजगी जताई और भगवत गीता जैसी बातें की दोस्तों और कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमने सबसे ज्यादा पैसे देने का वादा किया था जेपी ग्रुप को खरीदने के लिए, लेकिन इसके बावजूद अडानी को जेपी ग्रुप दे दिया गया। अब इस मामले को लेकर दोस्तों लोग अलग अलग तरीके से चीजों को लिंक कर रहे हैं। और 14 अप्रैल को वेदांता ग्रुप की ये कंपनी छत्तीसगढ़ के अंदर जो काम करती है वेदांता पावर प्लांट, उसका बॉयलर फट जाता है जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अब इस मामले को लेकर वेदांता ग्रुप के जो निदेशक हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अनिल अग्रवाल पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रबंधन के देवेंद्र पटेल सहित 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों पिछले दिनों अनिल अग्रवाल ने ट्वीट किया था और अडानी के साथ उनके चल रहे विवाद को लेकर उन्होंने बातें सबके सामने रखी थी दोस्तों। ऐसे में अनिल अग्रवाल का नाम एफआईआर में दर्ज है, बात सही है। अगर
किसी कंपनी में ब्लास्ट होता है और कई लोगों की जान चली जाती है, तो इस मामले पर सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी वेदांता में इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। उस समय तो अनिल अग्रवाल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही अनिल अग्रवाल पर की गई एफआईआर पर कुछ होता है। लेकिन अब जो ये नई एफआईआर दर्ज की गई है दोस्तों, इसे कहीं ना कहीं उस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है कि उन्होंने अडानी को दी गई बोली पर आवाज उठाया था। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कुछ दिनों पहले चाइना की पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दफ्तर पहुंचे थे दोस्तों। ऐसे में अब क्या भारत के अंदर भी चाइना जैसी पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की जा रही है? इसे लेकर एक जो बात सबके सामने आई है दोस्तों, वो काफी दिलचस्प है। लोग कह रहे हैं कि परिसीमन करके देश के अंदर लोकसभा की सीटें 850 तक ले जाने की कोशिश हो रही है। 800 से अधिक सीटें होंगी। आरएसएस चीन का मॉडल इस्तेमाल कर रहा है। मोदी और आरएसएस 2026 की प्लानिंग कर रहे हैं और वो प्लानिंग है परिसीमन वाली, यानी लोकसभा के अंदर पहले 543 सांसद थे, अब बढ़ाकर 800 कर दिए जाएंगे। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चीन जैसा हालत क्यों हो जाएगा, क्योंकि चीन के अंदर 3000 सांसद है। दुनिया की सबसे बड़ी संसद अगर कहीं है तो चाइना में है, लेकिन ये पूरी तरीके से एक रबर स्टैंप की तरह काम करती है और इसका कुछ इस्तेमाल नहीं है। ये साल में सिर्फ 10 दिन मिलती है, लगभग कभी भी किसी भी सरकारी विधेयक को खारिज नहीं करती है और विपक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी सोचिए अगर 800 सीटें हो जाएगी दोस्तों, तो सबको पता है कि जब 543 सांसदों में संसद को चलाना संभव नहीं हो पा रहा है, बड़ी मुश्किल से संसद की कार्रवाई होती है, तो 800 से अधिक सांसद जब मौजूद रहेंगे तब संसद की कार्रवाई कैसे हो पाएगी? और जब संसद की कार्रवाई नहीं हो पाएगी, बार बार ठप होगा और कोई भी छोटी पार्टी चाहेगी तो संसद के अंदर जोरदार बवाल कर पाएगी दोस्तों। तो इससे संसद की कार्रवाई तो बड़े दिनों तक नहीं चल पाएगी और कहीं ना कहीं जब कार्रवाई नहीं चलती तो फायदा सरकार को होता है, क्योंकि कोई सवाल नहीं पूछ पाता। और अगर कोई व्यक्ति सवाल नहीं पूछेगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग बाद में संसद की कार्रवाई कभी बुलाएंगे और एक साथ सारे कानून पास करवा देंगे, जल्दबाजी में पास करवा देंगे। जैसा आप लोग जानते हैं बिना वोटिंग के भी पास करवा दिया जाता है। तो ये संसद का साइज बढ़ाकर संसद की क्वालिटी को कम करने का पूरा मामला है दोस्तों। यानी एक दलीय तानाशाही लाने की ये पूरी कोशिश चल रही है। MM गोलवालकर ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि एक देश एक कार्यपालिका होनी चाहिए। ज्ञापन के बाद आरएसएस यही खाका तैयार कर रहा है। अधिक सीटें, ज्यादा सीटें होगी, प्रतिनिधित्व कमजोर हो जाएगा। यानी एक सांसद के पास अभी जितना पावर है, बाद में उसी सीट पर 2 सांसद हो जाएंगे तो सांसद की पावर कम हो जाएगी दोस्तों। वास्तविक बहस की संभावना कम हो जाएगी और देश के अंदर सांसदों का एक और नया ग्रुप तैयार होगा, जिसको हाई सिक्योरिटी चाहिए, सस्ता खाना चाहिए, पेंशन चाहिए और तमाम तरीके की सुविधाएं चाहिए। और उसके बाद ये सांसद काम कितना करते हैं दोस्तों, ये तो अभी ही देखा जा सकता है। जब अभी के ही सांसदों से काम नहीं करवाया जा सकता तो फिर जब संख्या बढ़ा दी जाएगी तो कितना सांसद काम करेंगे सबको पता है। बल्कि कई जगह पर भ्रष्टाचार भी बढ़ जाएगा, तो इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने बीते दिन कॉपी जलाई है दोस्तों, यानी डीलिमिटेशन परिसीमन को लेकर जो कानून लाया जा रहा है, जो बिल लेकर आया गया है, उसकी कॉपी जलाई है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने दोस्तों। और इसे काला कानून बताया है, काला कानून करार दिया है। केंद्र सरकार तमिल लोगों के साथ में अन्याय कर रही है। तमिलनाडु की भूमि को शरणार्थियों की भूमि बनाने की एक साजिश चल रही है। ये घटना नमक्कल में घटी है, जहां चुनाव प्रचार के दौरान संसद के विशेष सत्र की बैठक से कुछ घंटे पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यानी AIADMK के कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। स्टालिन भी काले कपड़े पहनकर आए थे और उन्होंने बिल में आग लगाते हुए कहा कि इस बिल को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि MK स्टालिन के पास अब एक ऐसा मुद्दा है तमिलनाडु के अंदर जिसे तमिल अस्मिता का कार्ड खेला जा सकता है, तमिलनाडु के लोगों को एकजुट कर दिया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जो परिसीमन का लेकर आई है पूरा काम दोस्तों, इसे कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर परिसीमन का भूत तो भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से चुनाव हराने के लिए काम आएगा और इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करेंगे MK स्टालिन। क्योंकि कुछ दिनों पहले दावा किया जा रहा था AIADMK और बीजेपी का गठबंधन अच्छा काम कर रहा है तमिलनाडु के अंदर और उनकी जीत हो सकती है। लेकिन ये जो परिसीमन वाला मामला है, इस पर पूरा तमिलनाडु एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए एकदम तैयार खड़ा हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा में गुरुवार को महिला आरक्षण और परिसीमन के बिल पर प्रियंका गांधी चर्चा कर रही थी दोस्तों। उन्होंने मजाकिया अंदाज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा दोस्तों, जिसको सुनकर सब लोग हैरान भी हो गए और सब लोग हंसने भी लगे। दरअसल प्रियंका गांधी कहती है कि महिलाओं के लिए आरक्षण का कदम वास्तव में केंद्र की NDA सरकार का पॉलिटिकल ट्रम्प कार्ड है, जिसके जरिए ये चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के पहले संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के लोगों ने महिलाओं के अधिकार का हमेशा विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे पहले इस बिल का विरोध होता रहा है, तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था कि आखिर कौन इसका विरोध कर रहा था। सबको पता है कि विरोध भाजपा के लोग कर रहे थे और महिला आरक्षण को तो 2008-9 में ही सोनिया गांधी जी लाना चाहती थी और पूरी पावर का इस्तेमाल उन्होंने किया था, ताकत का इस्तेमाल किया था। लेकिन भाजपा वालों ने बीच में ही रोक दिया और भाजपा वालों ने हर तरीके से कोशिश की कि इस बिल को पास न करने दिया जाए। साथ साथ दोस्तों
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने को लेकर सरकार के फैसले का विरोध किया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक नोटबंदी चल रही है और संसद भवन परिसर से बाहर निकलते वक्त मीडिया से बात करते हुए थरूर ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करके तुरंत लागू कर सकती है और विपक्ष इस कदम का समर्थन करेगा। तिरुवनंतपुरम के लोकसभा के सदस्य थरूर ने कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमें महिला आरक्षण से कोई समस्या नहीं है, वे यानी सरकार के लोग इससे तुरंत कर सकते हैं, लेकिन परिसीमन को क्यों शामिल किया जा रहा है ये हमारा सवाल है, क्योंकि परिसीमन से संबंधित कई मुद्दे हैं, उन पर लंबी चर्चा की आवश्यकता है। वे 2-3 दिनों में ही इसे पूरा करना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि दक्षिण राज्यों के पास बड़े सवाल है जिनका जवाब देने की जरूरत है। थरूर ने कहा कि अगर सरकार यह महिला आरक्षण लागू करना चाहती है तो 2023 में कर सकती है, उसे अभी लागू करना चाहिए, हम समर्थन करेंगे, लेकिन कोई परिसीमन नहीं। सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक को लेकर आइए, हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन आप परिसीमन को घुसाना चाहते हैं, यानी परिसीमन कराकर आप लोग दक्षिण के राज्यों को कमजोर करना चाहते हैं और ये हम होने देंगे नहीं। तो विरोध आपका होता रहेगा और बात एकदम सही है दोस्तों। विपक्ष को साफ पता है कि बीजेपी के लोग वैसे अगर परिसीमन पर चर्चा कराएंगे तो बहस काफी आगे जाएगी और दक्षिण के राज्यों के जो सांसद है इस मामले पर डंके की चोट पर विरोध करेंगे। तो बीजेपी वाले दोनों बिल को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ जैसा कि कई सारे मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बन रहा है और बीजेपी के लोग कुछ लोग इस बारे में पोस्ट भी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग सही से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर लोग जो भाजपा के खुद के समर्थक हैं वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं और बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर उस तरीके को कोई उत्साह नहीं है। और यहाँ तक कि मोदी और शाह जो अमूमन हर मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहते हैं दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। ये तो इतिहास है अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि 1980 में पार्टी बनी और अब जाकर 2026 में उनका कोई नेता मुख्यमंत्री बन रहा है बिहार के अंदर, लेकिन बीजेपी के नेता मोदी और शाह नहीं गए दोस्तों। इसे कहीं ना कहीं एक मैसेज भेजा जा रहा है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना रही है, केवल और केवल टेम्परेरी अरेंजमेंट है, यानी ऐसा नहीं है कि बीजेपी खुश है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और या यूं कहिए दोस्तों कि एक तरीके से मोदी और शाह ये कार्यकर्ताओं को बताना चाहते हैं कि हम बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री मजबूरी में बना रहे हैं, हमारी कोई ऐसी इच्छा थी नहीं और हम लोग इसका कोई जश्न भी नहीं मना रहे। कुल मिलाकर पार्टी के कार्यकर्ता तो पूछेंगे कि विजय सिन्हा जिन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की, आरएसएस के स्वयं सेवक रहे और विद्यार्थी परिषद में रहे, कॉलेज की राजनीति की, हर तरीके की राजनीति की और भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोया, आज उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री का पोस्ट नहीं दिया गया और बाहर कर दिया गया। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं करती है दोस्तों। और सम्राट चौधरी वाला मामला बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सबके सामने आ चुकी है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले को लेकर अहम सुनवाई हुई है। कोर्ट ने केजरीवाल के अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी है दोस्तों। और अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में एक अतिरिक्त एफिडेविट दाखिल करने की मांग की गई है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र सरकार के वकील जनरल तुषार मेहता ने कहा यह मांग पहले से ही खारिज की जा चुकी है। हालांकि अगर अदालत इसे सुनना चाहते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले पर विचार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं और रजिस्ट्री को भी इसे आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वो अपना हलफनामा यानी एफिडेविट इलेक्ट्रॉनिक मोड में दाखिल करवाए। अब इस मामले को लेकर आगे भी सुनवाई होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जस्टिस सवर्ण कांता शर्मा को उनके जज के तौर पर हटाया जाए, यानी उनको जज अगर रखा जाएगा तो अरविंद केजरीवाल की पूरी मांग है जो एक अभियुक्त है दोस्तों की उनको न्याय नहीं मिल सकता। और जब कोई व्यक्ति ये बोलता है कि उनको न्याय नहीं मिल सकता, इसके पीछे वो तर्क भी दे रहे हैं, तो फिर जज को केस से हट जाना चाहिए। ऐसी भी क्या जिद है कि जज चाहते हैं कि वही इस मामले को तय करे। कुल मिलाकर दोस्तों जब सबको पता है कि जज के परिवार के लोग उनके बेटे बेटी सरकारी पैनल का हिस्सा है, वकील हैं और उनको बहुत सारे केस मिलते हैं और ये केस यूं ही नहीं मिलते, कृपा के आधार पर मिलते हैं, क्योंकि सबको पता है कि कई सारे लोग पैनल का हिस्सा होते हैं लेकिन बड़ी मात्रा में केस उन्हीं को मिलता है जिनको सरकार चाहती है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मांग एकदम जायज है दोस्तों, इस बात का समर्थन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सिन्हा का एक वक्तव्य काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है दोस्तों। अब ये कब का वीडियो है, लेकिन इसमें विजय सिन्हा कहते हैं कि सरकार तो कोई भी अंगूठा छाप चला सकता है, लेकिन बात शासन की होती है कि शासन कौन अच्छे तरीके से चलाता है। कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा जा रहा है कि विजय सिन्हा एक अच्छे खासे पढ़े लिखे बीजेपी के हाईली क्वालिफाइड नेता है और उन्होंने बीजेपी के लिए शुरू से संघर्ष किया है दोस्तों। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने 7वीं पास एक व्यक्ति को सम्राट चौधरी जो परिवारवाद की एक पराकाष्ठा है और लालू यादव जी के टाइम को जिसे जंगल राज बीजेपी के लोग
बताते हैं उस टाइम के मंत्री हैं और 15 साल लालू यादव जी के साथ में आरजेडी के साथ में रहे हैं। तो आरजेडी के नेता कहा जा सकता है सम्राट चौधरी को, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता विजय सिन्हा जैसे लोगों को एकदम साइडलाइन कर दिया गया। और यही बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सन्नाटा पसरा हुआ है दोस्तों, उसका एक बड़ा कारण यह है कि अभी तक कोई जश्न नहीं मन रहा, सब शांत बैठे हुए हैं क्योंकि सबको पता है कि धोखा हो रहा है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। साथ साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी के गठन के बाद प्रदेश कार्य समिति पहली अहम बैठक में शिमला स्थित कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन से संपन्न हुई और प्रदेश के अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता और प्रदेश के प्रभारी रजनी पाटिल की विशेष मौजूदगी में यह बैठक हुई। और इस बैठक में संगठन की मजबूती, सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ साथ आगामी पंचायत चुनावों को लेकर गहन मंथन किया गया और बैठक में दिग्गज नेताओं की नाराजगी और पार्टी आगामी एक्शन प्लान को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। दोस्तों एक व्यक्ति एक गांव के पोस्ट पर भी फैसला लिया गया, फॉर्मूले पर फैसला लिया गया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर पूरी तरीके से सुपर एक्टिव नजर आ रही है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ मिर्जापुर के उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट यह है कि बुंदेलखंडी वार्ड से सपा भाजपा एक दूसरे के आमने सामने आ गए और कांग्रेस ने सपा को समर्थन करने का ऐलान किया है। यानी सपा और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हर जगह उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, जो अच्छी बात भी है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर